हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर 16, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आरबीएससी सामाजिक विज्ञान अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, जो कि 3 प्रकार की थी: मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, मुद्रास्फीति अपने जो पाठ्यक्रम है 2021 का संशोधित पाठ्यक्रम, उसमें से हटा दिया गया है। अपन गरीबी पे चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, तो इसमें अपन चौथा पॉइंट, गरीबी के अंतर्गत चौथा पॉइंट है 2.4 गरीबी के कारण, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज अपना भाग 9 है, यानी पार्ट 9 है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे परिचर्चा करना चाहूंगा पिछले वाले पार्ट की, यानी पार्ट 8 की। उसमें अपने 2 टॉपिक रह गए थे। पहला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2021 के लिए संभावित प्रश्नों को बताऊंगा, 4 प्रश्नों को, वो मैंने थोड़ा नहीं बताए। और दूसरा टॉपिक रह गया था अपना रिकॉल अवधि, है ना। तो इन दोनों ही को पहले अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन नया टॉपिक गरीबी के कारण इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपने संभावित 4 प्रश्न जो आ सकते हैं। पहला, भारत में गरीबी का माप सर्वप्रथम किसने किया? भारत में गरीबी का माप सर्वप्रथम किसने किया, यह प्रथम प्रश्न बनता है। दूसरा, वाई के अलग कमेटी के द्वारा गरीबी निर्धारण का आधार क्या है, नाम लिखिए। ठीक है, ये था। फिर था, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन के द्वारा गरीबी निर्धारण का आधार क्या माना गया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको नहीं आता है तो लिखकर भेजना कि नहीं आता है, तो मैं उसके ये वाला प्रश्न नहीं आता, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रही, ये सभी नहीं आ रहे, तो मैं उनके उत्तर आपको लिखकर भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है और मुझे इन सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स के लिख के देने हैं। और चौथा है, भारत में विश्वसनीय समंकों का संकलन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, इसलिए आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा जो टॉपिक था वो था रिकॉल अवधि। ठीक है ना, तो रिकॉल अवधि को भी देखते हैं एक बार। देखो, रिकॉल अवधि का मतलब होता है पुनः याद करने की अवधि। अवधि यानी पीरियड, है ना, एक कालखंड जिसे हम कहते हैं। तो रिकॉल अवधि का मतलब तो यही है, याद करने की अवधि। अब किसको याद करने की अवधि है? गरीबी को याद करने की अवधि, है ना। गरीबी के आकलन हमने करा, गरीबी के मापन यानी पॉवर्टी एस्टिमेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन, यानी गरीबी का आकलन या गरीबी को मापते हैं ना अपन, उसको। तो यहाँ पर लिख रखा है, गरीबी आकलन एवं अनुमान हेतु, गरीबी आकलन यानी पॉवर्टी एस्टिमेशन हेतु आंकड़ों की यानी समंक को, अपनी बुक में लिख रखा है समंक, लेकिन मैंने इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से सारांश रूप यानी एक सरल रूप में प्रस्तुत किया है आपके समक्ष। लिखा है, गरीबी यानी पॉवर्टी एस्टिमेशन हेतु आंकड़ों की आवश्यकता होती है, और उन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, उन सभी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए 2 प्रकार की अवधियों का अपना यहाँ पर प्रयोग होता है। कितनी प्रकार की अवधियों का प्रयोग होता है? 2 प्रकार की अवधियों का यहाँ पर प्रयोग होता है। पहला होता है समान रिकॉल अवधि, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, और एक होता है मिश्रित रिकॉल अवधि, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। यहाँ पर यूआरपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं आप एमआरपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो आपको यूआरपी की फुल फॉर्म देनी है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। ठीक है, और दूसरा है एमआरपी, जिसकी होती है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, और इसका बिल्कुल भी ये मतलब मत निकाल लेना, जो अपनी एमआरपी रेट होती है उससे मत निकाल लेना। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, ये वाला अपन को याद रखना है। रिकॉल अवधि में यानी रिकॉल पीरियड के अंदर ये वाली जो लाइन है, ये सरल है, ये समझा देती है आपको क्या फंडामेंटल है। देखिए, गरीबी आकलन एवं अनुमान हेतु यानी पॉवर्टी एस्टिमेशन हेतु आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसे एकत्रित करने के लिए 2 प्रकार की रिकॉल अवधि यानी याद करने की अवधि, यानी रिकॉल अवधि यानी होता है इसके अंतर्गत ही
यानी ये जो अवधि है उसी में ही आपको क्या करना है, गरीबी के आकलन हेतु आंकड़ों को एकत्रित करना है, यानी समंकों का संकलन करना है। सीधा सीधा समझिए तो समंकों का क्या करना है, संकलन करना है। ठीक है, दो प्रकार की रिकॉल अवधियां होती हैं, पहली होती है यूआरपी और दूसरी होती है एमआरपी, जो मैंने आपको समझा दिया। अब यूआरपी में कितनी अवधि होती है, एमआरपी क्या होता है, यूआरपी क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो छोटे छोटे शब्दों में अलग अलग तोड़ के लिख रखा है। तो देखिए लिख रखा है 30 दिन की अवधि के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, है ना। मैंने आपको समझा दिया है, प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि उपभोग व्यय किसे कहते हैं। बड़ा ही क्लियर फंडामेंटल करा था आपका, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर, है ना। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आ जाएगा। और आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हो तो लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पिछले प्लेलिस्ट पूरी प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो लिख रखा है 30 दिन की अवधि के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो वो समान रिकॉल अवधि में आते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में आते हैं, है ना। अगर आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, यानी गरीबी का आकलन करने के लिए, यानी गरीबी को गिनने के लिए या गरीबी का मापन करने के लिए अपन को आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो उस आंकड़े में जितना भी समय लगना है, ये जितनी भी अवधि है, वो 30 दिन की अवधि होनी चाहिए। तो ऐसी अवधि क्या कहलाती है, समान रिकॉल अवधि, यानी यूआरपी, जिसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब एक आती है एमआरपी। एमआरपी यानी मिश्रित रिकॉल अवधि। मिश्रित रिकॉल अवधि से क्या तात्पर्य है, वही है उपभोग व्यय, है ना। तो लिख रखा है खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग व्यय के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग अवधि, पहली अवधि होती है 30 दिन और दूसरी अवधि होती है 365 दिन। 30 दिन तथा 365 दिन का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है, उसे हम एमआरपी यानी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड कहते हैं। यहां तक आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक 2.4 यानी गरीबी के कारण। हम समझेंगे गरीबी के वे कौन कौन से कारण हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत में गरीबी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था समक्ष अब अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी चैप्टर का 2.4वां अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले मैं आपको विषय वस्तु दिखाना चाहूंगा कि विषय वस्तु क्या थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष 3 चुनौतियां थी। पहली थी मुद्रास्फीति, दूसरी थी गरीबी और तीसरी थी बेरोजगारी। इन सभी के मूल्य वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, इस बार मूल्य वृद्धि जो है वो अपने संशोधित पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अपन को उसको नहीं पढ़ना है। अपन को ध्यान केंद्रित करना है गरीबी और बेरोजगारी पर। तो ध्यान दो, गरीबी और बेरोजगारी। तो गरीबी अपना चल रहा है, इसमें अपन को कारण देखना है और निवारण, ये दो टॉपिक ही, इन दो टॉपिकों में से ही सवाल पूछा जाता है, ध्यान देना। ठीक है, कारण और निवारण, क्योंकि यही अपने जो अध्याय है, अध्याय नंबर 16, इसी की ये विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु के आधार पर ही राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अपनी अजमेर, वो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से। तो ध्यान देना, कारण, अपन अब कारण पढ़ने जा रहे हैं। गरीबी के कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत में गरीबी पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। एक एक बिंदु को अच्छी तरह समझाऊंगा और आपको भी अच्छी तरीके से समझना है। फिर अपन निवारण पर चर्चा करेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक 2.4 पर। देखो आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे, गरीबी के कारण। ठीक है, तो गरीबी के कारण यहां लिख रखा है, गरीबी के कारण, गरीबी के लिख रखा है, गरीबी के 3 मुख्यतः कारण है। इस पाई चार्ट से या इस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, गरीबी के कारण मुख्यतः 3 कारण है। पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण और तीसरा है राजनीतिक कारण, है ना। 3 प्रकार के कारण हैं, एक बार वापिस से देख लो, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। क्लियर है? चलो अब एक एक कारण को अपन अच्छी तरीके से पूर्ण तौर पर एक एक बात को अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, सामाजिक कारण क्या होते हैं, सामाजिक कारण के पीछे क्या कार्य होता है,
आर्थिक कारण क्या हुए, राजनीतिक कारण क्या है, इन सबको अपन देखने वाले। तो देखो, सबसे पहले समझेंगे सामाजिक कारण। ठीक है, तो भारत में सामाजिक ढांचा गरीबी को बढ़ाने वाला रहा है। भारत में सामाजिक ढांचा यानी समाज जो सोशल है, समाज है, वो गरीबी को बढ़ाने वाला रहा है हमेशा से ही। जन्म, विवाह एवं मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती है। जन्म से समाज में क्या होता है कि लड़का लड़की, ठीक है, हमारे को क्या चाहिए, लड़का चाहिए, ठीक है, लड़की नहीं चाहिए गांव में। ठीक है, जन्म से। विवाह, बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किशोर अवस्था से पूर्व ही या किशोर अवस्था में ही शादी हो जाती है, युवा अवस्था की बात ही नहीं आती, तो इससे भी गरीबी के कारण हो सकते हैं। मृत्यु से संबंधित आप बोल सकते हो कि जन्म के लिए क्या करते हैं, बालक को रखते हैं और बालिकाओं को यानी जो बच्चियां होती हैं उनको मार देते हैं, तो ये होता है मृत्यु के कारण। तो यहाँ देखिए, जन्म, विवाह एवं मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को क्या बना देती हैं, कर्जदार बना देती हैं। तो लिखा है, व्यक्ति जीवन प्रयत्न यानी जीवन भर उस कर्ज के बोझ से बाहर नहीं आ पाता है, उस कर्ज के बोझ से ही बाहर नहीं आ पाता है, उस कर्ज के बाहर से ही बाहर नहीं आ पाता है। इसी प्रकार बेटे के जन्म की चाह ने, इसी प्रकार बेटे, बात आ गई देख लो, इसी प्रकार बेटे के जन्म की चाह ने जनसंख्या वृद्धि में, किसकी, जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया है, जो गरीबी का एक बड़ा कारण है। देखो, वही बड़ा कारण है जो मैंने आपसे परिचर्चा में लाया। देखिए, इसी प्रकार बेटे के जन्म की चाह ने जनसंख्या वृद्धि में, अब क्या हो रहा है, यहां देखो रुक कर थोड़ी देर, कि चाह है किसकी, बेटे की, हो गई बेटी। ठीक है, अब सरकार के डर से कि मारेंगे तो गांव वाले शिकायत कर देंगे, तो इससे क्या होता है, वापिस से हम क्या बोलते हैं कि है ना, एक बार और ट्राई करो कि है ना बेटा हो जाए। तो इसी प्रकार चलता रहता है और एक परिवार में 2 से ज्यादा, सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। चाइना में एक रूल भी बन चुका है इसके कारण कि जिसके भी 2 से अधिक, एक परिवार में जिसके भी 2 से अधिक बेटे या बेटी या जो पुत्र या पुत्री हो गए, उसको हम मार देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, मार देंगे, यदि 2 से अधिक हुए तो। क्योंकि वहां चाइना की हम देखते हैं कि विश्व में चाइना की सबसे अधिक जनसंख्या है और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उस जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। इसी कारण भारत में भी एक पॉलिसी बनाई गई है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन ये अभी कठोरता से लागू नहीं हुआ है अपने भारत में। तो इसी कारण जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया है, जो गरीबी का एक बड़ा कारण है। जातियों में विभाजित ग्रामीण हिंदू समाज, अब ध्यान से समझिए, जातियों में विभाजित, जातियां बहुत सारी हैं और उसमें भी विभाजित ग्रामीण हिंदू समाज, ग्रामीण यानी ग्राम, जो विलेजेस में जो हिंदू समाज रहता है, समाज है, ऐसा था, उस समय ऐसा था जहां समाज के एक बड़े पिछड़े हिस्से को लगातार हीन अवस्था में बनाए रखा गया, है ना। किसके द्वारा, ग्रामीण हिंदू समाज जो है उसके द्वारा एक बड़े पिछड़े हिस्से को लगातार हीन अवस्था में बनाए रखा गया। इस वर्ग को लंबे समय तक गरीबी से बाहर आने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया, ठीक है ना। जैसे हम देखते भी हैं एससी शेड्यूल और ये जो शेड्यूल कास्टें होती हैं, इन्हीं को जो ग्रामीण समाज हिंदू थे ना, ग्रामीण हिंदू समाज, उन्होंने इनको बहुत लंबे समय तक क्या रखा, पिछड़ा, मतलब उनको हीन अवस्था में बनाए रखा, जिसके कारण वो जो समाज है, वो जो वर्ग है, वो कभी भी गरीबी से उभर ही नहीं पाया, ठीक है। ये था अपना, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी आती है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात, हैशटैग इंपॉर्टेंट है, ये लिख रखी है अपन ने, नोट्स में आपको जरूर लिखना है, ये एक एक चीज को लिख रखा है। गरीबी के कारणों की चर्चा में रेगनार नक्सरे का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गरीबी के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं कि गरीबी के कारण कौन कौन से हैं, तो वहां पर एक दार्शनिक का नाम आता है, वो है रेगनार नक्सरे। क्या है, रेगनार नक्सरे। अब इस विषय में यानी गरीबी के कारण के विषय में रेगनार नक्सरे का क्या कहना है वो देखे तो, नक्सरे ने गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना यानी
थ्योरी प्रस्तुत की और बताया कि एक राष्ट्र इसलिए गरीब होते हैं कि वह पहले से ही गरीब है। एक राष्ट्र गरीब कब होते हैं? जब वे पहले से ही गरीब होते हैं। ठीक है ना। गरीबी के दुष्चक्र का निहित अर्थ यह है यानी गहरा अर्थ यह है कि गरीबी का कारण भी गरीबी है तथा गरीबी का परिणाम भी गरीबी ही है ना। ये जो स्टेटमेंट है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि नक्सरे का क्या कहना है गरीबी के कारण के संदर्भ में कि गरीबी का कारण भी गरीबी है, गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी ही है। ठीक है, ये तो था अपना सामाजिक कारण। अब अपन चलते हैं आर्थिक कारण पर कि आर्थिक कारण क्या है गरीबी का। तो देखो आर्थिक कारण, भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रही है। भारत की अधिकांश जनसंख्या यानी बहुत सारी जनसंख्या जो है वो आर्थिक पिछड़ेपन यानी पैसों से यानी धन के अभाव से ग्रसित है, बहुत सारी, है ना। तो आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते हैं। आर्थिक यानी धन के अभाव में यानी धन नहीं है तो वो अच्छी शिक्षा तथा स्वास्थ्य में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा देखो, जिससे कि उनकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। अगर कोई मनुष्य शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है यानी उसमें खर्च नहीं करता है तो क्या होता है, उसको शिक्षा के स्तर पर निम्न गुणवत्ता प्राप्त होगी और हेल्थ के और स्वास्थ्य के स्तर पर कम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। जिस प्रकार से वह पैसा खर्च करेगा मार्केट में उसी प्रकार की उसको चीजें मिलेगी और उसी प्रकार का उसको स्वास्थ्य मिलेगा, उसी प्रकार की उसको शिक्षा मिलेगी। ठीक है ना। तो लिख रखा है निम्न गुणवत्ता के कारण, गुणवत्ता यानी गुण यानी क्वालिटी, निम्न गुणवत्ता के कारण इन्हें कम आय प्राप्त होती है और ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर ही नहीं आ पाते, है ना। आप शिक्षा और स्वास्थ्य में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको भी उसी जिस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी के आधार पर आपको शिक्षा और क्या मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। अब जिसके कारण शिक्षा, आप उस निम्न शिक्षा को लेकर आप जाते हो जॉब के लिए, आप कहाँ जाते हो, आप जॉब के लिए जाते हो, तो आपको कम आय वाली यानी कम तनख्वाह वाली जॉब मिलेगी। कम तनख्वाह वाली जॉब मिलेगी तो आप कभी भी उस गरीबी के जो क्षेत्र है, उस गरीबी का जो दुष्चक्र है उसमें हमेशा फंसे रहोगे। इसके लिए क्या कारक कार्य कर रहा है, कौन सा कारक कार्य कर रहा है, निवेश का कारक कार्य कर रहा है। किसमें निवेश का कारक, स्वास्थ्य और शिक्षा का। ठीक है, लिख रखा है आर्थिक कारण, ठीक है ना, तो धन का कारक यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है ना। लिख रखा है स्वतंत्रता के पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर करते थे। स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले अधिकांश जो भारतीय थे वो कहां पर करते थे, ये तो स्वतंत्रता के बाद की बात है। ये वाले जो अभी अपन ने बात करी ऊपर वाले बॉक्स में, इस वाले जो बॉक्स में अपन ने बात करी वो तो किसकी थी, सामान्य, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब स्वतंत्रता के पहले की। तो स्वतंत्रता से पहले क्या का जो पिक्चर थी वो क्या थी, देखे तो पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर करते थे तथा इनका संसाधन आधार बहुत कमजोर था, यानी रिसोर्सेस नहीं थे। कृषि तो कर रहे हैं लेकिन वही पिछड़े ट्रेडिशनल वाली कार्यों को लेकर मशीनें हैं नहीं, रिसोर्सेज है नहीं, तो वही कृषि होती थी, बकवास कृषि होती थी तो निम्न उत्पाद प्राप्त होता था, और निम्न उत्पाद प्राप्त होता था तो हमेशा ही गरीबी के उस दुष्चक्र से कभी बाहर नहीं निकले। पैराग्राफ लिख रखा है पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर करते थे तथा इनका संसाधन आधार बहुत कमजोर था, यानी रिसोर्स बेस जो कहते हैं ना अपन, वो कम था। किसका, भारतीय कृषकों का। निवेश की कमी के कारण यानी इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण, कृषि में इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण कृषिगत उत्पादकता निम्न बनी रही, यानी कृषिगत उत्पादकता यानी कृषि के संदर्भ में जो प्रोडक्शन थी वो कैसी बनी रही, निम्न बनी रही। ठीक है ना। इन्हीं कारणों से यानी निवेश के कारण से लघु कृषकों यानी जो छोटे कृषक थे तथा कृषि श्रमिकों यानी जो कृषि श्रम थे यानी मजदूर थे
को प्राप्त होने वाली आय यानी जो इनकम थी आज भी जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है, यानी जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर यानी बहुत कम बनी हुई है, बहुत कम बनी हुई है। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है, यानी आर्थिक पिछड़ापन यानी धन के अभाव में व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता यानी अवसर बहुत कम हो जाते हैं। अवसरों के अभाव में व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाता। अब यहाँ पर आर्थिक कारणों में पूरा आर्थिक कारण को अच्छी तरह समझाया गया है। पहले शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट के यदि आपके पास आर्थिक यानी आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तो आपको निम्न गुणवत्ता प्राप्त होगी, और निम्न गुणवत्ता प्राप्त होगी तो आपको ऐसा कार्य मिलेगा जिसमें आपको धन कम मिलेगा। ठीक है, ये तो हुई आपकी पहली बात। फिर स्वतंत्रता से पहले की बात हुई कि जो अधिकांश जो जनसंख्या थी वो किस पर आधारित थी, भारतीय कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। तो कृषि को करने के लिए भी उनके पास जो संसाधन आधार था, है ना, यानी रिसोर्स बेस थे, वो भी बहुत कम थे। तो जिसके कारण ये भी काम हुआ कि ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरा और कारण था राजनीतिक कारण, है ना। तो राजनीतिक कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी जो सभी राजनीतिक दल हैं उनकी इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और प्रबल होनी चाहिए, जिसके कारण सभी एक जैसा सोचें और सभी का विकास एक जैसा हो, है ना। ऐसा नहीं कि एक राजनीतिक पार्टी आई, क्योंकि हम देखते हैं कि लोकतंत्र का हमने चैप्टर पढ़ रखा है और उसमें हम जानते हैं कि हर वर्ष यानी प्रत्येक 5 वर्षों में हमारी जो क्या होती है वो अलग जो पार्टी होती है, जो राजनीतिक पार्टी होती है वो चेंज होती है और नई पार्टी आती है। तो वो नई पार्टी क्या रखती है, एक अलग एजेंडा रखकर वो कार्य करती है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। राजनीतिक जो शक्ति है वो एक समान होनी चाहिए, एकजुट होनी चाहिए, जिसके कारण भारत को आगे बढ़ाया जाए। तो हम देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में लागू हुई थी, है ना। 1974 से 1978 तक शायद तक लागू हुई थी, ठीक है। जिसके तहत क्या था, ये भारतीय कृषि को संबोधित किया गया था। भारतीय कृषि के अंतर्गत उसको बढ़ाया गया था, स्वयं विकास का आधार बताया गया था कि स्वयं के विकास के पे ऊपर भी काम करना चाहिए, और बहुत सी ऐसी बातें हुई थी। लेकिन ये 1974 में हुआ, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। लेकिन इससे पहले 1974 से पहले ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ कृषि के संबंध में या किसी के भी संबंध में, ठीक है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, लिख रखा है 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। यही एक राजनीतिक कारण है, ठीक है। गरीबी निवारण हेतु यानी गरीबी को हटाने हेतु विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव यानी प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण, उनका अभाव होने के कारण उन योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाए। यानी लक्षित व्यक्तियों यानी जिस व्यक्तियों के संदर्भ में बनाया गया था, लक्ष्य जिन व्यक्तियों के आधार में बनाया गया था कि इन लोगों को हमारे को क्या देनी है, सुविधाएं प्रदान करनी है, तो वहां तक तो उन व्यक्तियों तक तो लक्ष्य का जो लाभ है वो पहुंचा ही नहीं। किसके अभाव के कारण, राजनीतिक अभाव के कारण। किसके कारण लिख रखा है, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण उन योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाए। हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव हैं। हमारे प्रशासनिक यानी लोकतांत्रिक तंत्र में भी अनेक रिसाव है। रिसाव यानी लीकेजेस हैं। मान लो एक पाइप है ना, वाटर पाइपलाइन है, ठीक है, जिसमें से वाटर बह रहा है। अब उसके अंदर मैंने उस पाइप के अंदर क्या कर दिया, अब वो जो वाटर पाइपलाइन है ना, उसको मान लो वो क्या है, एक प्रशासनिक यानी लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तंत्र है ना, एक लोकतांत्रिक सिस्टम है यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो जो एक पाइप है, ठीक है ना। अब मैंने क्या, उसमें से पानी बह रहा है, यानी क्या बह रहा है, उसके अंदर से योजनाएं बह रही है। क्या बह रही है,
योजनाएं बह रही हैं। अब वो जो योजनाएं बह रही हैं, जो सरकार ने बनाई वो योजनाएं बह रही हैं, अब उस पाइप में एक जगह क्या हो गया, छेद हो गया, यानी छेद हो गया। अब वो योजना है ना उस छेद से इधर चली गई, फिर वही एक पाइप है उसके अंदर से एक छेद इधर कर दिया तो वो वहां चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई। तो ये होता है रिसाव यानी लीकेज। लीकेजेस बहुत है अपने प्रशासनिक तंत्र में। ऐसा कहा गया हमारे प्रशासनिक तंत्र में यानी हमारे लोकतांत्रिक तंत्र में अनेक रिसाव हैं, जिसके कारण योजनाएं जो लक्षित व्यक्ति हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की नीति के कारण इन रिसावों में भारी कमी आई है। जो हमारी वर्तमान की बीजेपी जो सरकार है उसके द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट लाभ हस्तांतरण यानी हाथों में देना है, यानी डायरेक्ट आपको क्या करनी है, जो भी सरकार लाभ की नीतियां बनानी है वो डायरेक्ट कहां पहुंचनी चाहिए, उस लक्षित व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। अब इसके कारण क्या हुआ है कि जो हमारे लीकेजेस थे, वो जो पाइप में छेद थे ना, वो क्या हो गए, उसमें कमी आई है। लिख रखा है ना, इन रिसावों में भारी कमी आई है। ठीक है, ये तो थे अपने मुख्य तौर पर 3 कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। अब इनके अलावा और अन्य कारण भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। बुक में मेंशन है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अन्य कारण में कुछ इस प्रकार है कि भारत में भयंकर गरीबी के लिए शिक्षा का निम्न स्तर, भारत में भयंकर टेरिबल, जिसे हम कहते हैं टेरिबल गरीबी यानी पॉवर्टी के लिए शिक्षा का निम्न स्तर, उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव यानी जो फैक्ट्रीज हैं, कारखानों का अभाव, नई नई चीजें नहीं बन पा रही है, उद्यमों का अभाव, प्रवृत्तियों का अभाव, रोजगार परक यानी रोजगार में कमी, तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव यानी व्यवसाय बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए। कॉमर्स में एक सब्जेक्ट आता है व्यवसाय अध्ययन, अब चला है वो, तो उसमें भी थोड़ा कमी है, बच्चे ऐसे ही उसको आंकते हैं। उससे कुछ सीखना चाहिए कि व्यवसाय को कैसे चलाते हैं, एक व्यवसाय की नींव कैसे डलती है, वो चीजें हमें सीखनी चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा का अभाव लिख रखा है यहाँ पर। कमजोर आधारभूत संरचना का अर्थ है कि कमजोर आधारभूत संरचना है, जो हमारे आधार हैं वो ही कमजोर है, यानी शिक्षा ही कमजोर है, तो एक जो व्यक्ति है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। पूंजी निर्माण का अभाव, पूंजी निर्माण यानी पूंजी, इन्वेस्टमेंट, हमारी जो पूंजी है वो लगाएंगे तभी तो हमारा क्या होगा, एक व्यवसाय, एक बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर जब तक अपन पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, नील बट्टा नील। ठीक है ना, तो पूंजी निर्माण का अभाव। स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता पर उत्तरदायी है। स्वास्थ्य सेवाएं की अनुपलब्धता यानी गांव में हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं इसी अभाव के कारण मर जाती हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको जो डिलीवरी होती है उसके लिए उनको एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, मर जाती हैं। महिलाएं का उदाहरण ले लो, बच्चों का उदाहरण ले लो, किसी का ही ले लो। इनसे देश में उत्पादकता, इससे देश में वर्ल्ड में अपना जो देश में कंट्री में जो अपनी इंडिया कंट्री उत्पादकता यानी प्रोडक्शन तथा आय का स्तर यानी इनकम लेवल निम्न बना रहता है यानी कम बना रहता है, जो कि गरीबी का बड़ा कारण है। गरीबों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है। गरीबी में जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी पर्सन्स हैं, उनमें आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है तथा वे आर्थिक जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते। अगर हम देखते हैं बिजनेसमैन का एक क्राइटेरिया रहता है रिस्क, वो रिस्क पर काम करता है। ठीक है ना, वो रिस्क पर काम करता है कि अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो ठीक है, बिजनेस चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो नहीं, इस रिस्क पर वो चलता है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, उनके पास तो सीमित संसाधन होता है, उनके पास तो सीमित पैसे होते हैं, वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए भी उससे पहले 1000 बार 2000 बार सोचते हैं कि क्या भाई करूं नहीं करूं, इसी में पूरा जीवन में समय चला जाता है और वो बहुत डरते हैं। अतः स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर गरीबी के दुष्कर्म से बाहर नहीं आ पाते हैं। यदि हमारा स्वयं का कोई व्यवसाय होगा तो
गरीबी के दुष्कर्म से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब तक हम किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उस व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है, और गरीबी से कभी भी एक जो गरीब व्यक्ति है वो बाहर ही नहीं आ पाता। मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि से भी गरीबी बढ़ती है। मैंने आपको बता रखा है मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति कैसे कहते हैं। मूल्यों में वृद्धि, वस्तुओं की मूल्यों में वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। तो इससे भी गरीबी बढ़ती है। कीमतों में वृद्धि के कारण अनेक लोग अपने जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित वस्तु को क्रय नहीं यानी खरीद नहीं पाते तथा गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये बातें थी अपनी इस चैप्टर की। ये अपना चैप्टर का 2.4 जो है गरीबी के कारण वो कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे एक और पॉइंट है, उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।